आखिर ऑटो चलाने वालों की क्या गाइडलाइन रहती है, कहाँ तक ये जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर एआरटीओ कार्यालय में। देखिए, पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ऑटो की अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति इनके पास आता है, कहता मैं पत्नीटाप जाऊंगा, तो ये झट से उन लोगों को बैठा के पत्नीटाप की ओर रवाना हो जाते हैं। नेशनल हाईवे है, अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और भी बहुत से हमारे सवाल हैं, लेकिन मेरे साथ आरटी उधमपुर यहाँ पर है, मैं इनसे बात भी करना चाहूँगा। सर, आपका डेली लाइव उधमपुर में स्वागत है। थैंक यू। और सर, क्या कहना चाहेंगे कि ऑटो की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो हो चाहे दूसरा ऑटो, अगर इनके पास कोई ग्राहक आता है कि मैं चनैनी जाना चाहता हूँ या पत्नीटाप जाना चाहते हैं, तो ये निकल पड़ते हैं। ये क्या इनकी कोई गाइडलाइन रहती है, कहाँ तक इन्हें परमिशन दी जा सकती है? पहले अगर आपको, अब चूंकि ब्लैक ऑटोज़ जो हैं, जो पेट्रोल और डीजल वाले ऑटोज़ थे, वो अब शायद बड़े कम हो गए हैं नंबर्स में, क्योंकि अब लोग जो हैं इलेक्ट्रिक वर्जन, एक इलेक्ट्रिक ईवी का ज़माना है, तो उसमें लोग ज़्यादातर वो कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि ब्लैक ऑटोज़ का ही रिप्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो इलेक्ट्रिक ऑटो जो यहाँ पे आया हुआ है। तो इस गाड़ी की एक चलने की एक कैपेसिटी होती है, ये 1 घंटा 1.5 घंटा शायद बैटरी पे चलता होगा, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। तो मान लो अगर इस एक तो ये है कि इनकी स्पीड, अगर आपको पता होगी तो इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। तो चूँकि नेशनल हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियों की स्पीड रहती है, तो जनरली ब्लैक ऑटोज़ जो थे वो सिटी के अंदर चलते थे। उनका एक म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर 10-15 किलोमीटर का परमिट होता था, तो वो अपना एक स्पेसिफाइड रूट जो होता था उनका फिक्स, वो उस पर चलते थे। और अगर अब आप लॉजिकली यही है कि अगर वो ऑटोज़ ख़त्म हो गए तो उन ऑटोज़ की जगह अगर ये ऑटो आए हैं तो स्टैंड भी उन्हीं के होंगे। और फिर इन्होंने रूट भी वही देखने हैं कि मान लो मैं अगर इस मोहल्ले में रहता हूँ तो मैंने ऑटो लिया है, तो मैं इस मोहल्ले से हॉस्पिटल तक इस तरीके का जो विच वाज जो पहले चलता था। तो हमारी भी इनसे रिक्वेस्ट है कि जो ये इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, नेशनल हाईवे और बड़े मेजर रूट्स को आप उन पे ना चलिए, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं उन रूट्स पे इनकी स्पीड की वजह से। और एज सच ये कोई गाड़ी जो है नेशनल हाईवे पे चलने के लायक नहीं है। ओपन गाड़ी होती है, सवारी इधर से भी घुस सकती है, इधर से भी। तो ये ओपन गाड़ी है, ये नेशनल हाईवे के लिए नहीं बनी है। कोई भी बता सकता है कि इसको नेशनल हाईवे और मेजर रूट्स के लिए नहीं बनी है। ये बनी है म्यूनसिपल लिमिट्स और अपने छोटे मोटे एरियाज़ को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम, कि चलो एक बंदा घर से हॉस्पिटल जा रहा है, उसको ऑटो चाहिए, एक बंदा रेलवे स्टेशन तक जाना है, इस तरीके की। तो मेरी रिक्वेस्ट इनसे है कि आप हाईवे और मेजर रूट्स को वहाँ मत जाइए। अपनी गाड़ी जैसे ब्लैक ऑटोज़ पहले चलाते थे उस तरीके से चलाइए। नहीं, कहीं ना कहीं देखें, अगर ये चलते हैं तो विभाग की ओर से इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखो, अगर तो हमें मिलते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हम तो, मुझे लगता है जब से मैं आया हूँ मैंने लगभग कोई 100 के आसपास ही इलेक्ट्रिक ऑटोज़ को चलान किया है। लेकिन अब चूंकि चलानिंग करते करते मैं इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, अल्टीमेटली उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ऑटो डाला है अपनी रोज़ी रोटी, मतलब पेट पालने के लिए डाला हुआ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट एक करता हूँ कि आप 5,000 या 10,000 का चलान महीने में पे करोगे, तो आप ईएमआई कब दोगे? आप अपने बच्चों को कब पढ़ाओगे? ऐसा बेटर नहीं है कि आप म्यूनसिपल लिमिट में उस ऑटो को चलाओ, और वो भी हर जगह। ऐसा नहीं है कि उसको रेडी की तरह नहीं चलाना है कि आप जहाँ मर्जी आप चल रहे हो पूरा पूरा सिटी, नहीं। आप एक स्टैंड पे रहिए, वहाँ से जैसे लोग पहले आते थे ऑटो लेने के लिए, वहाँ आएंगे, उन लोगों को पता होगा कि हमें एमएच चौक में ऑटो मिलेगा, हमें गोल मेले में ऑटो मिलेगा, उनको पता था, तो वहीं कांटेक्ट कर। अच्छा, आज की डेट में वो भी नहीं है, लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड है, मोबाइल नंबर्स है आज की डेट में, वो सेवा ही डिफरेंट किस्म की है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, ओला उबर की तरह, अगर आपको लगता है आप। लेकिन आप सिटी में रहोगे, स्पीड 10 की साथ चलोगे, बाद में सिटी जो है वो जाम, इनकी कंजेशन समस्या होगा। सबसे बड़ी एक ये भी आ रही है कि इन्हें इनके पास स्टैंड नहीं है। ब्लैक ऑटो अभी भी, आपकी बात ये भी है कि अब ब्लैक ऑटो अभी भी हैं, वो इन्हें अपने साथ नहीं रुकने ऐसा देते। सुने मेरी बात, ब्लैक ऑटोज़ की कोई ऑनरशिप नहीं है स्टैंड पे। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि ब्लैक ऑटोज़ के स्टैंड्स थे। मान लो अगर वो 400 थे, आज की डेट में ब्लैक ऑटोज़ कितने रह गए हैं? बहुत कम, 50 या 60। तो वो जो स्टैंड थे वो कहाँ जाएंगे अब?
उन स्टैंड्स पे इलेक्ट्रिक ऑटोज़ को रहने में क्या तकलीफ़ है? तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि आप, कौन नहीं रहने देगा। मैं ब्लैक ऑटोज़ को बुला के मैंने उनको बताया था कि आप जिस तरह से अपने ऑटोज़ को आपने चलाया था इन स्टैंड से, वो स्टैंड्स नोटिफाइड स्टैंड्स थे, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक ऑटोज़ देख लें कि मेरा, अगर मुझे लगता है कि अगर मेरा ऑटो स्टैंड यहाँ पे है, तो मैंने ऑटो ख़रीदा, मैं यहाँ पे लगा लूँगा इस स्टैंड पे, मुझे उस पर कोई नहीं रोक सकता है। ऑटो स्टैंड जो है वो ऑटोज़ के लिए बना हुआ है, वो उसमें किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये ब्लैक ऑटोज़ के लिए, वो ऑटो स्टैंड है। मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं देखें तो ये टैक्सी यूनियन वाले खासकर, इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब प्राइवेट गाड़ी कोई व्यक्ति लेकर पत्नीटॉप की ओर रवाना होता है, जो सवारियां इनकी रहती हैं उनको लेकर चला जाएगा, और ये काफ़ी दिक्कत में रहते हैं ये लोग, और कई बार इस मुद्दे को उठाया भी गया है। तो विभाग की ओर से ऐसा क्या किया जा रहा है कि इन पर थोड़ी नकेल कसी जाए? मैं इनको, जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ उससे पहले भी, जब भी हमें कोई टैक्सी यूनियन या इस तरह की कोई गाड़ी जो प्राइवेट नंबर हो, और मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने स्कूल जाना है, आपने ऑफिस जाना है, आपने पूल करके एक गाड़ी ली है, तो आप काइंडली एक कमर्शियल गाड़ी लो। प्राइवेट गाड़ी में अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेवार जो है प्राइवेट गाड़ी का वो नहीं होगा। उस प्राइवेट गाड़ी, जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं, आप उससे पैसे दे रहे हैं, आप उसको किराया दे रहे हैं, आपको आप टैक्सी वाले से बात करिए, आपको पूरा ये जो प्राइवेट इको वैन्स हैं या बाकी है, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमर्शियल टैक्सी जो होती है वो परमिट के साथ कवर्ड होती है, वो फिटनेस के लिए आती है, उसको डिपार्टमेंट के पास पोल्यूशन देखने जाना है, उसने फ़ीस भरनी है, उसने टोकन भरना है, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उसमें देखता है क्या इसमें मेडिकल एड है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या इसके टायर ख़राब तो नहीं है, इतनी सब चीज़ें मॉनिटर की जाती है। अब एक प्राइवेट टैक्सी है, प्राइवेट टैक्सी की लाइफ फर्स्ट इंस्टेंस में J&K में 15 साल है। 15 साल तक वो टैक्सी हमें नहीं दिखती है, ना डिपार्टमेंट को दिखती है, ना ऐसे दिखती है। मान लो कल को उस बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, तो पेरेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी गाड़ी लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, आप उस गाड़ी के कागज़ चेक कर लिया करें, क्या वो परमिट है उस गाड़ी में, क्या उस गाड़ी की फिटनेस है, ये प्लीज़ चेक कर लें। सर यही सवाल मेरा स्कूल वालों पर आएगा कि स्कूल वालों ने छुट्टी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पेरेंट्स खासकर माता पिता को ये जरूरी देखना चाहिए। उन गाड़ियों में अगर 10 बच्चे बैठते हैं तो उनमें 20-20, 25 बच्चे जबरदस्ती बैठाए जाते हैं, और सुबह का समय रहता है कि सर्दियों में कोरा, घना कोरा रहता है, गाड़ियाँ कम दिखती हैं। अभी भगवान की दया से ऐसा हुआ नहीं है, कोई हादसा ऐसा बड़ा हुआ नहीं, लेकिन ये हादसा कोई न्योता देकर नहीं आएगा, ये कभी भी हो सकता है। खासकर स्कूल वालों के लिए क्या मैसेज? देखो, जब मैं स्कूल वालों के साथ मैंने स्कूल वालों के साथ बात की, स्कूल वालों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ी हमने नहीं लगाई है, प्राइवेट गाड़ी पेरेंट्स ने ही लगाई है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। बट फिर भी मैंने स्कूल वालों को बताया कि चूंकि ये आपके बच्चे हैं, आना तो इन्होंने आपके स्कूल में है, तो आपने देखना है इस चीज़ को कि कहीं कोई ऐसी गाड़ी, कोई अनफिट गाड़ी या इस तरह की कोई गाड़ी, जहां आपको पता है हम आज की डेट में स्कूल बसेस जो हैं उनका ऑडिट कर रहे हैं। हर हफ्ते जो है हमने केसी गुरुकुल स्कूल का किया, हमने DPS का किया, उसमें 5-6 गाड़ियाँ ऐसी दिखी जो ख़राब थी, हमने उनको नोटिस निकाली कि भाई आप तब तक ये गाड़ी नहीं चलाइए जब तक इसको ये डिफेक्ट्स रेक्टिफाई ना करिए। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं ठीक करेंगे, इस पे भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल्स पे, प्राइवेट व्हीकल्स वालों को चलानिंग भी करेंगे, और अगर हो सके तो फिर देखेंगे, हम सीजर भी है हमारे पास ऑप्शन, हम वो भी कर लेंगे। शुक्रिया। ये थे उधमपुर ARTO। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि खासकर ऑटो यूनियन से मैं बात करूंगा, उन्हें भी ये कहूंगा कि आखिर इस खबर को जरूर देखें, किस तरह से इनकी ओर से समझाया गया है। चलान ही सब कुछ नहीं है, ये चलान कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है, ये चलान कर सकते हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि ऑटो चालक खुद ये चीज़ समझें कि आप लांग हाईवे पे ना जाएं। देखिए, अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान जो बीच में लोग बैठे हैं उन्हें भी होगा, और उस ऑटो चालक को भी होगा। और अगर ये चलान करते हैं, इस तरह से इन्होंने बताया कि अगर एक महीने में 10,000 का चलान होता है तो वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेगा। अब ये बातें सारी ऑटो यूनियन चाहे ऑटो चालक वाले हों, ये सोचें से कि आप हाईवे पे ना जाएं। 3-4 किलोमीटर का एरिया आपको दे रखा है,
आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप यहाँ से चिनार तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि अब मैं गांव में जाऊंगा, हाईवे पे पत्नीटॉप जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर आज जाके वही बात ठहरती है कि कोई ना कोई एक्शन विभाग को लेना पड़ता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।